हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर अ न्यू स्टडी सर्किल। आज बच्चों हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के लेक्चर 12 तक पहुंच गए हैं। इससे पहले 11 वीडियो 11 लेक्चर्स आ चुके हैं। आपको ये लग रहा होगा कि सर इतना क्या ऐसा पढ़ा दिया कि एक चैप्टर वो भी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसमें आपने इतना कुछ बता दिया है। देखो बच्चों, बताया मैंने ऐसा कुछ अलग से कुछ डिस्कवरी करके नहीं बता दिया। जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है बस मैंने करा क्या है कि इतना बताया है कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। आपको ये ना हो कि मैंने अरे ये पढ़ लिया, ये छूट गया, या ये छूट गया, मुझे वहाँ जाना है, यहाँ जाना है। वन स्टॉप शॉप जो बोला जाता है कि आप आ जाओ, बस इसमें लाइन से देख दो, सब पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है। हम लोग बच्चों न्यूमेरिकल लगा रहे थे लास्ट के कुछ 2 लेक्चर से, 10 और 11 से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। अभी ये जो आने वाले 2 वीडियो हैं, आज का और एक नेक्स्ट वीडियो और होगा, उसमें भी हम लोग न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे। इतने सारे न्यूमेरिकल बच्चों इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये मोशन से रिलेटेड हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं। जो नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट चैप्टर जो होंगे उसमें थोड़ा बहुत आप ये समझ जाओगे, तो इतना ज़्यादा वीडियो के अंदर हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जब समझ ही जाओगे तो आप अपने आप भी सॉल्व कर लेते हो। अभी बच्चों आज जो है हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। जो एनसीईआरटीज़ के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आज हम लोग फिर से एनसीईआरटी के ही कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। तो क्या है बच्चों, देखो लास्ट वीडियो तक, लेक्चर 11 तक अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना जाके सारी। फिर मैं बार बार बोलता हूँ, सब कुछ पढ़ा हुआ है, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है पूरी, देख लेना लाइन से, लेक्चर 1 2 3 4 अप टू 11। आज बच्चों क्या है, हम लोग क्वेश्चन 10 तक पहुंच गए थे, यानी 10 न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। ये बच्चों क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के ही हैं, ये तो देख ही रहे होगे, डायग्राम भी एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है। देखो पीछे बैकग्राउंड में ईआरटी है, एनसीईआरटी लिखा हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन पहले वो समझते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सजेस्ट अ सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। ये बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले ग्राफ ए को देख लेते हैं। ग्राफ ए क्या बता रहा है कि ये है आपकी पोजीशन वाली एक्सिस एक्स और ये है टाइम, तो ये एक्स वर्सेस टी प्लॉट है। क्या कह रहा है, ए वाले को पहले ऑब्जर्व करते हैं कि भैया इस पर्टिकुलर टाइम, इस वाले पॉइंट से पहले पोजीशन चेंज नहीं है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। देखो इसका यही तो मतलब हो, स्ट्रेट लाइन है और ये ओरिजिन वाली एक्सिस पर है, इसका मतलब पोजीशन चेंज नहीं हो रही, टाइम बढ़ता चला जा रहा है। अब देखो होगा क्या कि जैसे ही इस पॉइंट, रेड वाले पॉइंट के बाद टाइम बढ़ेगा, पोजीशन बढ़ रही है, पोजीशन बढ़ रही है अप टू ए बढ़ी, उसके बाद टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन यानी कि जिस दूरी से वो मूव कर रहा है, डिस्टेंस जो थी वो कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, ओरिजिन पे आई। बात समझ रहे हो, अपने जिस पोजीशन से स्टार्ट करा था उससे बढ़ी आगे, फिर वो फिर से उसी की तरफ आने लगी और अब वो फिर से उस जगह पर आ गई। यहाँ पर देखो पहले ऊपर गई, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है पोजीशन बढ़ रही, फिर टाइम जैसे जैसे और बढ़ रहा है पोजीशन घट रही, ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। उसके बाद वो नेगेटिव डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया, मतलब मैं आगे गया, फिर मैं पीछे आया टाइम के साथ। अब ये मेरी स्टार्टिंग पोजीशन थी, अब मैं पीछे और जा रहा हूँ, तो ये देखो नीचे ये पीछे जा रहा है और उसके बाद इस पॉइंट के बाद वो फिर से रुक गया, तो टाइम बढ़ता जा रहा है, पोजीशन वहीं की वहीं है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही। ये बच्चों एग्जाम्पल हो सकता है, एक फुटबॉल को किक करा आपने, रियल लाइफ एग्जाम्पल देना है ना, तो मान लो एक फुटबॉल है, ठीक है, ये एक ये आपका क्या था, ये गोल्फ पॉइंट है, ठीक है, यहां पर आपका ये फुटबॉल है और आपने इसको किक करा, ठीक है, किक करा, ये बॉल क्या हुई, इससे टकराई, लेकिन ये अंदर गोल नहीं कर पाई, ठीक है, ये मान लो इसके पिलर में टकरा के वापस आई। अब वापस आई तो आप तक वापस आई, लेकिन उसके बाद इतनी तेज आपने मारा था कि वो पीछे कुछ चली गई और फिर यहां पर आकर वो रुक गई, रेस्ट। तो देखो ये क्या हुआ, पहले वो रेस्ट में थी, आपके सामने थी बॉल, कुछ नहीं हो रहा था, ये कांस्टेंट पोजीशन 0 बनी हुई। उसके बाद आपने किक करा, पोजीशन बढ़ी, वहां तक गई, ठीक है, टाइम बढ़ता जा रहा है, फिर क्या हुआ, वो ओरिजिनल पोजीशन पे यहाँ से टकरा के ओरिजिनल पोजीशन पे आने लगी, लेकिन वो वहां पर रुकी नहीं, वहां पर रुकी नहीं, वो क्या हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन में जाती रही, और क्योंकि एक पॉइंट के बाद वो रुकेगी तो इस पॉइंट पे आकर उसकी पोजीशन सेम हो गई। बात समझ गए कि नहीं। ये ए वाले का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है, ठीक है। बी वाला क्या है बच्चों, बी वाला एक हम लोग एक चीज डिस्कस भी कर चुके हैं, बॉल की बाउंसिंग को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वाले वीडियो में, एक हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करा था। यहाँ पर भी बच्चा वही है, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम,
क्या हो रहा है, एक ये ब्लू वाले कर्व को देखते हैं, ये अलग अलग लाइंस खींची हुई, इसमें क्या दिखा रहा है कि भैया वेलोसिटी घट रही है, घट रही घट रही, और एक टाइम के बाद वेलोसिटी यहाँ पहुंची, उसके बाद वेलोसिटी एकदम से जंप हुई, फिर किसी इस पॉइंट पे पहुंच गई और फिर घट रही है, घट रही घट रही, फिर बढ़ गई, फिर घट रही, लेकिन आगे जैसे जैसे जाते जा रहे हैं ओवरऑल मैग्नीट्यूड भी उसका क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। ये केस है बॉल की बाउंसिंग का ऑन ग्राउंड। कैसे बच्चों, ये देखते हैं, अगर लास्ट वाली वीडियो में नहीं ध्यान दिया होगा तो ये देखो, ये एक वॉल, ये एक बॉल रखी हुई है, इसको आपने यहाँ पर ऐसे धक्का दिए, नीचे गिरेगी, तो जैसे ये नीचे आएगी यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर ये यहाँ ग्राउंड पे टकराएगी और ऊपर जाएगी, तो जैसे ही ऊपर जाएगी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी, घटेगी कि नहीं। तो ये वाले पॉइंट से आप कंसीडर करना चालू करो, इस वाले पॉइंट से, तो देखो इस वाले पॉइंट पे सबसे ज़्यादा वेलोसिटी है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रही है इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है, और जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी तो उसके बाद ये जीरो हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, ठीक है। जीरो होने के बाद ये निगेटिव डायरेक्शन में फिर से बढ़ना चालू होगी। ये देखो यहाँ पर ये वेलोसिटी घटी घटी घटी, कुछ घट के उसके बाद फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गई, तो ये देखो फिर से ये जब नीचे आएगी तो क्या होगा, वेलोसिटी फिर से बढ़ेगी, ठीक है। फिर क्या होगा, देखो एक पॉइंट के बाद जीरो भी तो हो रही है, तो वेलोसिटी कम हो रही है, फिर ज़्यादा हो रही है, फिर कम हो रही है, फिर ज़्यादा हो रही है, यही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, इन्होंने डेटम किसी इस लाइन को मान रखा है। क्यों मान रखा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब ऊपर गई बॉल तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा से जीरो आई और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी वेलोसिटी। तो यहाँ पर वो तो दिख रहा है कि पहले वेलोसिटी आपकी कम हो रही है और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये किस जगह से ले रहे हैं, ग्राउंड से ले रहे हैं, ऊपर से ले रहे हैं, ये अभी इसमें क्लियरली मेंशन है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया बाउंसिंग ऑफ बॉल का एग्जाम्पल। अरे बात समझ गए ना, बॉल गिरी, पहले वेलोसिटी बढ़ रही है, जब टकरा के ऊपर जाने लगेगी तो वेलोसिटी घटने लगेगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और फिर वो बढ़ेगी, लेकिन किसमें, नेगेटिव डायरेक्शन में, पहले ऊपर जा रही थी फिर नीचे जा रही। यही यहाँ पर है कि पहले वेलोसिटी घट रही है, घट रही घट रही, जीरो होगी, फिर वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, वही हो रहा है यहाँ, ठीक है। और ये एक बार फिर से स्ट्राइक होगी तो फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि अब ये उतना ऊपर नहीं जाएगी तो इसकी वेलोसिटी अब थोड़ी घटेगी। बात समझ रहे हो, क्योंकि कुछ एनर्जी यहाँ पे लॉस हो जाएगा, जब वो टकराएगी तो कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा, यही है। अल्टीमेटली वो बॉल जीरो पे आ जाएगी, वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी, रुक जाएगी, ऐसे ऐसे करते 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 वो रुक जाएगी। ये हो गया बॉल का एग्जाम्पल। ये बच्चों की उसका एग्जाम्पल, ये एक्सेलरेशन का टाइम के साथ कर्व। अब देखो पूरे टाइम एक्सेलरेशन जीरो बना हुआ है, जीरो वाली एक्सिस है, लेकिन एक पर्टिकुलर छोटे से टाइम इंटरवल में डेल्टा टी मान लेते हैं, इसमें क्या हुआ, एक एक्सेलरेशन आया और फिर वो जीरो हो गया। ये बच्चों एग्जाम्पल हो सकता है सडन जर्क का, जर्क, ठीक है। ये जो आप कार में चलते हो, अब कार में जा रहे हो यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि एक्सेलरेशन नहीं है। अब जैसे ही कोई बम्प आया या कोई पिट आया, होता क्या है, एक्सेलरेट हो जाती है गाड़ी, मतलब ऐसा नहीं कि सामने वाली डायरेक्शन में, एक बम्प आया, कार आपके ऊपर उछली तो एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आया ना, और उसके बाद फिर वो बम्प जैसे स्पीड ब्रेकर क्रॉस करी, फिर आपकी यूनिफॉर्म स्पीड से चलने लगी। तो ये कुछ छोटी ड्यूरेशन के लिए आ रहा है, तो ये एग्जाम्पल हो सकता है सडन जर्क का, ठीक है। एक्सेलरेशन आया फिर वो जीरो हो गया, यानी स्पीड से जा रही थी कांस्टेंट, एक एक्सेलरेशन आया, वर्टिकल मूवमेंट हो सकता है या कोई गड्ढा पीछे से धक्का लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके बाद वो कांस्टेंट मूव करने लगी, यही है। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल थे, लेकिन क्योंकि पहली बार आप देख रहे हो, देखो रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं ये सारे, ठीक है। ये देख लो एक बार। क्वेश्चन 12 बच्चों, क्वेश्चन 12 क्या है, इसमें थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना, एक बात मैंने नहीं बताई थी वो मैं अभी बता दूंगा आपको। क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फिगर गिव्स द एक्सटी प्लॉट, पोजीशन टाइम प्लॉट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसमें ये जो लिखा हुआ है, यू विल लर्न अबाउट दिस मोशन इन मोर डिटेल इन चैप्टर 14, ये बच्चों एनसीईआरटी के हिसाब से लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान मत दो, बस ये बात सही लिखी है कि हम लोग इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। गिव द साइंस ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेरिएबल्स ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड, 1.2 सेकेंड, माइनस 1.2 सेकेंड। हमको बच्चों बस पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन बताना है, वो प्लस होगा या माइनस,
इन टाइम्स पे। अब पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं, डिटेल में नहीं। आपने एक पेंडुलम देखा ही है, ठीक है, ये पेंडुलम की एक एक्सिस होती है, मीन एक्सिस, और ये आपका पेंडुलम है, मान लो ये पेंडुलम है। अब होता क्या है बच्चों, पेंडुलम को जब आप क्या करते हो, एक फोर्स देते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये अपनी एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, और फिर क्या होता है, फिर ये घूमकर इस पोजीशन पे आएगा, आगे बढ़ेगा, फिर इधर आएगा, तो ये ऐसे ऐसे करता रहेगा कि नहीं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, जब ये आगे बढ़ता है तो इस पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है कितनी, 0 हो जाती है। लेकिन इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है निगेटिव ऑफ ओरिजिनल जो पोजीशन थी उसकी मीन पोजीशन, ठीक है। कुल मिला के ये कि जैसे जैसे आपका ये दूरी बढ़ती जाएगी, एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये चीज़ बच्चों आप लोग जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे तब हम लोग समझें। ये जो मैंने ऐसे चिड़िया बनाई है, इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली डिपेंड करता है पोजीशन पे, कि आपका ये जो पेंडुलम है ये मीन पोजीशन से दूर कितना है। जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ेगी वेलोसिटी उतनी कम होती जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन उतना बढ़ता जाएगा। कहोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब अभी हम ज़्यादा नहीं माने। जब इसको हटा देते हो तो मान लो एक, जब भी बच्चों कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, ये वाला कि ये किसी वैल्यू x पर डिपेंड करता है, तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं। मान लो वो कांस्टेंट है k और यहाँ माइनस का kx, ठीक है। एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस का kx, आगे चल के पता चलेगा कि माइनस का ओमेगा स्क्वायर x होता है, वो सब अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ से बच्चों मैं बस आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जब x पॉजिटिव होगा तो a क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है। x निगेटिव होगा तो a क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, पहला वाला क्या है, t इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड। तो जरा बच्चों पोजीशन टाइम ग्राफ पे 0.3 सेकेंड कहीं यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ आएगा 0.3 सेकेंड। देखो ये है 0 सेकेंड, ये है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। अब 0.3 सेकेंड पे इसकी पोजीशन देखो कहाँ पर है, यहाँ पर ये है, तो ये देखो नेगेटिव, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये ओरिजिन से नीचे नेगेटिव, तो पोजीशन तो भैया नेगेटिव हो गई कि नहीं, पोजीशन नेगेटिव होगी। जब पोजीशन नेगेटिव हो गई तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, इसमें नेगेटिव रखोगे क्योंकि ये वाला रिलेशन फॉलो कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो a इज इक्वल टू माइनस का k इंटू माइनस का x, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब बस बात आती है वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, अब ध्यान दो, वेलोसिटी की डिफिनीशन क्या पढ़ी थी हमने, वेलोसिटी था रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पोजीशन टाइम ग्राफ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। यानी अगर मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट डाल दूं ऐसे, ये जो एंगल बना रहा है थीटा, इसका tan यही होता है वेलोसिटी, होता है कि नहीं। अब बच्चों ये चीज़ आपको मैं बताया भी था, फिर भी ध्यान दे लो, ये जो थीटा है ये टाइम वाली एक्सिस से किस डायरेक्शन में बन रहा है, देखो नीचे की तरफ जा रहा है, क्लॉकवाइज क्लॉक की डायरेक्शन में बन रहा है। तो ये tan की वैल्यू जो होगी, tan की वैल्यू इस वाले केस में कितनी होगी, ये नेगेटिव होगी, तो वेलोसिटी आपकी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि जब भी कैलकुलेट करोगे tan तो नेगेटिव आएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मैं ये वाला एंगल लूँ, ये वाला ऐसे, मतलब या तो ये थीटा ले लो या ये पूरा घुमा के ले आओ, तो ये देखो 4 क्वाड्रेंट बने हुए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चले जाओ, याद करो हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक मैथमेटिक्स में, ऑल शुड टेक कॉफी। यहाँ पर सारे साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं पॉजिटिव होते हैं, साइन कोसाइन टैन सब पॉजिटिव। यहाँ पर शुड का मतलब साइन, तो यहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, टेक यहाँ पर टैन पॉजिटिव होता है, कॉफी यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। तो चौथे क्वाड्रेंट में टैन क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इसलिए भी वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। और एक चीज ऐसे भी समझ सकते हो कि भैया टाइम पॉजिटिव है, v इज इक्वल टू क्या है, dx अपॉन dt। x आ रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, टाइम तो आपका पॉजिटिव एक्सेस पे है, तो ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव, तब भी तो ये नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, ऐसे भी समझ सकते हो। तो t इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड पे तो हमको पता चल गया क्या होगा। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है t इक्वल टू 1.2 सेकेंड पे, तो 1.2 सेकेंड ये 1 है, ये कहीं 1.2 होगा। 1.2 सेकेंड पे देखो पोजीशन कहाँ है, पोजीशन देखो पॉजिटिव आ रही है, देखो ऊपर वाली एक्सिस पे आ गई, ये कहीं पोजीशन है। तो मैं यहाँ नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ,
t इज इक्वल टू 1.2 सेकेंड पे पोजीशन हो गई पॉजिटिव। पोजीशन पॉजिटिव हो गई तो एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन है माइनस का के एक्स पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। अब बस वेलोसिटी बची, तो यहाँ पर बच्चों फिर आ जाओ इसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पे टेंजेंट डालो तो ये जो थीटा बनाएगा एक्स एक्सिस से, ये देखो थीटा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है और ये पहले क्वाड्रेंट में है, तो dx अपॉन dt देखो x भी पॉजिटिव टाइम भी पॉजिटिव, तो थीटा पॉजिटिव आएगा। थीटा पॉजिटिव आया यानी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी पॉजिटिव। ये देखो तो t इज इक्वल टू 1.2 सेकेंड पे भी बता दिया हमने। अब बचा क्या, t इज इक्वल टू -1.2 सेकेंड, -1.2। तो यहाँ पर आ जाओ बच्चों, अब -1.2 कहीं यहाँ पर आएगा, ये देखो माइनस का 1.2, तो इसके करस्पॉन्डिंग जब आप पोजीशन लोगे तो ये यहाँ पोजीशन निगेटिव आ रही है, देखो निगेटिव एक्सिस पे, तो पोजीशन तो आपकी हो गई निगेटिव। और एक्सेलरेशन क्या होगा जब पोजीशन निगेटिव होगी, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब बच्ची वेलोसिटी, अब बच्चों यहीं पर हो जाएगा एक खेल क्या हो जाएगा, ये वाले पॉइंट पे जब आप टेंजेंट डालोगे तो एंगल देखो ये बनेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है, एक्स इधर से देख लो या यहाँ से भी आओगे तो कैसा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, ऐसे बन रहा है। और ये तीसरा क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, ऑल शुड टेक, इस क्वाड्रेंट में tan आपका पॉजिटिव होगा, याद है कि नहीं, ये जो 180 से लेकर 270 डिग्री तक tan क्या है, पॉजिटिव है, तो इस वाले क्वाड्रेंट में वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये है निगेटिव टाइम। अब कहोगे सर निगेटिव टाइम कैसे हो सकता है, बच्चों टाइम निगेटिव नहीं है, हमने ये मान लिया कि किसी इवेंट पे जहाँ पर पोजीशन 0 है वहाँ पर हम अगर टाइम 0 ले लें तो उससे पहले वाले जितने भी टाइम हैं, यानी 12 बजे मान लो जो टाइम लिया आपने उसको आपने 0 ले लिया, तो उससे पहले मान लो 11:30 हुआ, तो वो क्या हो जाएगा t-30 मिनट्स, क्योंकि 0 से 30 मिनट पीछे। वैसे ही यहाँ पर है 0 से 1 मिनट पीछे, 1 सेकेंड, फिर -2 सेकेंड पीछे, ऐसे बात हो रही है, ठीक है। तो देखो टाइम भी निगेटिव, पोजीशन भी निगेटिव, तो dx अपॉन dt में ऊपर भी निगेटिव नीचे भी निगेटिव, तो पॉजिटिव आ जाएगा, ऐसे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो एक समरी बना देते हैं हम लोग, समरी क्या बना देते हैं, यहाँ टाइम, एक ये पोजीशन, ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन। टाइम जब आपका 0.3 सेकेंड है, 0.3 सेकेंड, तो क्या आ रहा है, पोजीशन निगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव और वेलोसिटी निगेटिव, ये निगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव और वेलोसिटी नेगेटिव। जब 1.2 सेकेंड आ रहा है तो ये पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन निगेटिव। और जब -1.2 सेकेंड आ रहा है तो पोजीशन निगेटिव, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, ठीक है। ये देख लो, ये हमारा आंसर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये इसलिए मैंने बताना चाहा ताकि आपको क्वाड्रेंट, इसको मैं अभी समराइज भी कर दूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये देख लिया। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ आप लोग नोट कर लेना, कहीं नोट कर लो, देखो न्यूमेरिकल लगा रहे हो तो चीज़ें समझ में आ जाए, वही अच्छा है ना। याद करो हम लोग जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ रहे थे तो एक चीज़ हमने ध्यान दिया था कि अगर किसी पोजीशन टाइम ग्राफ को ऐसे लेते हो, ठीक है, ये है पोजीशन, ये है टाइम, तो इसमें जो एंगल बनेंगे, इसमें जो एंगल बनेंगे थीटा, वो होंगे सारे dv/tan थीटा, ये होंगे पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है थीटा 0 से 90 के बीच में होगा तो इसलिए पॉजिटिव। तो dx अपॉन dt ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए वेलोसिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव। याद आ रहा है कि नहीं। इस वाले में आ जाओ, इस वाले में बच्चों क्या है कि जब ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, तो देखो पोजीशन पॉजिटिव, टाइम निगेटिव, ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो। और ये वाला जो क्वाड्रेंट है इसमें थीटा देखो ये 90 से ज़्यादा हो गया, 90 से ज़्यादा, इसमें tan थीटा आपका नेगेटिव होता है, tan थीटा नेगेटिव, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब आ जाओ थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, ये वाला एंगल बन गया, ये देखो 180 से ज़्यादा एंगल बन गया, 180 से ज़्यादा, तो यहाँ पर ये जो थीटा है ये tan थीटा, लेकिन
ये tan थीटा जो होता है 180 से और 270 के बीच में, देखो ये 90 से 180, 180 से 270, यही तो होता है। tan 180 से जब प्लस होगा और 270 से कम तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये वैल्यू होगी पॉजिटिव, इसलिए वेलोसिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई कर्व दिया होगा, कर्व दे, मान लो xt कर्व आपका ऐसे दे रखा है इस तरीके से, तो आप किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने के लिए टेंजेंट ही तो डालोगे और उसका क्या करोगे, थीटा निकालोगे, tan थीटा, यही तो करते हो। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि किस टेंजेंट में आएगा। ये निगेटिव टाइम एक्सेस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस है, ये निगेटिव एक्स एक्सेस है, ठीक है। यहाँ पर tan पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया आपका पॉजिटिव। फोर्थ में आ जाओ, फोर्थ में भी यही किस्सा है कि या तो इधर वाले से क्लॉकवाइज थीटा ले लो, या ये देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोसाइन जो होता है, ऑल शुड टेक कॉफी, ऐसे याद करा था हम लोगों ने, कोसाइन वाला आपका पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। तो ये वाला जो थीटा है, ये वाला थीटा, ये tan 270 प्लस थीटा, ये भी आपका निगेटिव में आएगा। तो tan थीटा क्या है आपका, निगेटिव है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, निगेटिव। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो जनरली आप देखोगे वो पहला क्वाड्रेंट होगा या चौथा क्वाड्रेंट होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम को निगेटिव एक्सेस में ले लिया गया है। निगेटिव एक्सेस जनरली आप बहुत कम सिचुएशंस में पाते हो टाइम के केस में, जैसे लॉन्चिंग वॉन्चिंग के केस हम नहीं बोलते T-10 सेकेंड जब रॉकेट लॉन्च होता है, उस केस की बात अलग करना है। अभी आप बस ऐसे समझो कि अगर हम टाइम को ऐसे पॉजिटिव ले लिए, बस मतलब हमको ये समझना है कि पहले वाले में tan पॉजिटिव क्योंकि एक्स और टाइम पॉजिटिव, और चौथे वाले में एक्स नेगेटिव लेकिन टाइम पॉजिटिव, तो dx/dt में एक्स ऊपर नेगेटिव, टाइम पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। तो ये चार चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, तो न्यूमेरिकल करते वक्त आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। इसको लिख लो कहीं पर, देख लो, ठीक है। ये बहुत सिंपल चीज़ थी, लेकिन फिर वही बात है, ध्यान में नहीं रही होगी, मैंने बताया भी था ये जब हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ रहे थे। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है बच्चों, फिगर गिव्स द xt प्लॉट ऑफ अ पार्टिकल, पोजीशन टाइम प्लॉट दे रख इन वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन में 3 डिफरेंट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आर शोन, in which interval is the average speed greatest and in which it is the least, give the signs of average velocity for each interval। ये बच्चों क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 3 इंटरवल दे रखे हैं, 1, 2 और 3। इसमें सबसे पहले तो कह रहा है भैया बताओ एवरेज स्पीड इसमें सबसे ज़्यादा किस में होगी। एवरेज स्पीड क्या होगी, पोजीशन, एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल पाथ लेंथ, यही तो, अपॉन टाइम। अब टाइम तो हर केस में सेम है, डेल्टा टी, ये वैल्यू क्या है, टाइम इंटरवल सब में सेम दे रखा है, वो देखो क्वेश्चन भी कह रहा है 3 डिफरेंट इक्वल टाइम इंटरवल। तो टोटल पाथ लेंथ अब देखते हैं, ये वैल्यू देखो बच्चों, इस पोजीशन से टाइम इंटरवल ये वाले 1 में जब टाइम यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, तो पोजीशन कहाँ से कहाँ जा रही है, पोजीशन जा रही है यहाँ से यहाँ, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन यहाँ से इतनी चेंज कर रहा है, ये वैल्यू, ठीक है। अब बात आती है 2 वाले में आ जाओ। 2 में जब टाइम यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, डेल्टा टी एक ड्यूरेशन है ना, जब इतना टाइम लैप्स होगा तो देखो पोजीशन कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, पोजीशन बस इतनी चेंज हो रही है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से एक चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पर पोजीशन चेंज उतने ही टाइम में क्या हो रही है, कम हो रही है 2 वाले में। तो जो 1 की स्पीड है वो 2 से तो ज़्यादा है, ये हमको पता चल गया। अब 3 वाले में आ जाओ। 3 वाले में जैसे ही टाइम बढ़ रहा है वैसे ही पोजीशन कहाँ चेंज हो रही है, पोजीशन इस पॉइंट से चेंज हो रही है, इस पॉइंट तक चेंज हो रही है कि नहीं, ये देखो चेंज हो रही है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा है इनमें। अब आप कहोगे सर ये नेगेटिव डायरेक्शन, बच्चों स्पीड की बात हो रही है, एवरेज स्पीड की, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं, बस वैल्यू कितनी है वो देखो। यहाँ पर क्या है, टोटल पाथ लेंथ, ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है अभी इस केस में, यहाँ तक इतने तक देखो खाली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये ज़्यादा है, ये सबसे कम है और ये सबसे ज़्यादा है। तो स्पीड डेल्टा टी जब नीचे वाला सेम रहेगा तो सिर्फ ऊपर की क्वांटिटी ही तो बताएगी कि एवरेज स्पीड कितनी है। तो यहाँ पर हमको ये पता चला कि एवरेज स्पीड का ऑर्डर जो है, ऑर्डर वो क्या होगा, वो होगा सबसे ज़्यादा है एवरेज स्पीड 3 में, फिर है 1 में और फिर है 2 में।
है कि नहीं है? बिल्कुल है, सबसे ज़्यादा 3 में है, फिर 1 में है, फिर 2 में। क्यों? क्योंकि चेंज इन पोजीशन या जो डिस्टेंस ट्रेवल है, डिस्टेंस ट्रेवल 3 में क्या है? सबसे ज़्यादा है। इसमें लिख देता हूँ ग्रेटर डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन 3 1 3 देन 1, नहीं ऐसे नहीं, इसको उल्टे डायरेक्शन में लिखो। ग्रेटर डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन सेम टाइम इन, यार ये अंग्रेजी गलत लिख रही है, ये लिखो ऑर्डर ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन सेम टाइम। ये क्या होगा? ये है 3, फिर है 1, फिर है 2। इसीलिए स्पीड का ऑर्डर भी यही है। बात समझ गए? क्योंकि टाइम इंटरवल नीचे वाला सेम है तो कंपेयर कैसे करोगे? ऊपर वाले से। तो ऊपर वाला सबसे ज़्यादा किस में है? पोजीशन चेंज यानी डिस्टेंस सबसे ज़्यादा 3 में है, फिर 2 में है, फिर 1 में है, फिर 2 में, इसलिए ऐसे। अब बात आती है साइन पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी का साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब भैया यहाँ पर समझो जरा, 1 में जो पोजीशन चेंज हो रही है वो पॉजिटिव एक्सिस पर है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। ये भी 2 में भी पॉजिटिव रहेगा, बस 3 में क्या रहेगा? निगेटिव हो जाएगा। तो 1 and 2 आर पॉजिटिव एंड 3 इज नेगेटिव। बात समझ गए कि नहीं? अरे भाई जाहिर सी बात है, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। तो x2 माइनस x1 अपॉन डेल्टा टी जब करोगे तो यहाँ तो पॉजिटिव ही हैं सारे, आगे बढ़ रहा है टाइम के साथ, देखो आगे बढ़ रहा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। यहाँ पर क्या है? टाइम के साथ आगे तो बढ़ रहा है लेकिन निगेटिव वाली एक्सिस पे, तो ज़्यादा वाला निगेटिव माइनस कम वाला निगेटिव, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? निगेटिव ही तो आएगी, इसलिए 3 क्या है? निगेटिव। ये देख लो एक बार, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। ये बस क्या है, आपके कॉन्सेप्ट थोड़े जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करवाने के लिए ज़रूरी है। अब क्या है, क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है? देखो बच्चों, ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे 5 मिनट और क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। क्या है? अ 3 व्हीलर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ऑटो रिक्शा टाइप की 3 व्हीलर है, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली विथ, ये एक्सेलरेशन, ये बच्चों क्योंकि कॉपी पेस्ट है, ये लिखा हुआ है 1 मीटर सेकेंड इंटू की पावर -2। ये -2 नहीं लिखा हुआ, एस की पावर -2, यानी कि ये होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ठीक है। यूनिफॉर्मली विथ, क्या कह रहा है? अ 3 व्हीलर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट accelerates uniformly with 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अ स्ट्रेट रोड फॉर 10 सेकेंड। यानी एक 3 व्हीलर है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से 10 सेकेंड के लिए एक रोड पे चल रही है। एंड देन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और फिर वो क्या होता है? एक्सेलरेशन उसका 0 हो जाता है, वो एक सेम स्पीड से चलती रहती है। प्लॉट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल ड्यूरिंग द nth सेकेंड 1, 2, 3 वर्सेस n। What do you expect this plot to be during accelerated motion? A straight line और पैराबोला। अब देखो ये बच्चों क्वेश्चन बहुत अच्छा भी है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह क्या रहा है कि अगर मैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो शुरुआत के 10 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन कितना बना हुआ है? एक्सेलरेशन बना हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कब तक बना हुआ है? ये बना हुआ है 10 सेकेंड तक। उसके बाद एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो देखो 0 से लेके 10 सेकेंड तक एक्सेलरेशन की वही वैल्यू बनी हुई है, ये वही वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड। ये बार बार 10 क्यों लिख दे रहा हूँ मैं? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना? 1 मीटर पर सेकेंड, और 10 सेकेंड के बाद क्या है? 0। अब वो कह रहा है भैया कि ये जो 10 सेकेंड है, इसमें 10 सेकेंड कैसे पहुंचोगे? फर्स्ट सेकेंड होगा, फिर सेकेंड सेकेंड होगा, फिर थर्ड सेकेंड होगा, इस तरीके से अप टू 10 सेकेंड होंगे। तो इन हर एक सेकेंड में चली हुई दूरी जो है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, इसका हम लोगों ने फॉर्मूला याद करा था कि नहीं? हम लोगों ने डिराइव भी करा था। हर एक सेकेंड में चलने वाली दूरी को
उस पर्टिकुलर सेकंड, उस पर्टिकुलर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमको प्लॉट करना है कि भैया अगर थर्ड सेकंड में कोई दूरी चली गई है तो वो थर्ड वाला सेकंड इनटू वर्सेस जो वो दूरी चला है। कैसे बच्चों, ये समझते हैं। n कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है? n वेरी हो रहा है 1 से लेकर अप टू 10 सेकंड। और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? एक्सेलरेशन दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? सिंस डिस्टेंस कवर्ड इन टीएथ सेकंड जानते हैं हम। यहाँ पर n है तो nth ले लेंगे। इन nth सेकंड, किसी पर्टिकुलर सेकंड में चली हुई दूरी का हम लोग फॉर्मूला निकाल चुके हैं। वो कितनी होती है? Sn इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t-1। ये याद था कि नहीं? टीएथ सेकंड में, तो nth सेकंड में 2n-1 हो जाएगा कि नहीं? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक चीज बोली जा रही है, अ 3 व्हीलर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। और एक्सेलरेशन हमको दे रखा है 1। इन सब की वैल्यू इसमें जरा रख दो इसमें, तो Sn क्या आ जाएगा? 0 प्लस 1/2 ब्रैकेट में 2n-1। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा n-1/2, n-1/2, और इसकी यूनिट होगी मीटर, क्योंकि सब कुछ मीटर और सेकंड में। अब इसी को Sn वर्सेस n को हमको प्लॉट करना है। प्लॉट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल ड्यूरिंग द nth सेकंड वर्सेस n, Sn वर्सेस n, ये हमको प्लॉट करना है। तो ये देखो बच्चों, फिर नेक्स्ट पेज पे मैं प्लॉट करता हूं। देख लिया? अब फॉर Sn वर्सेस n, हम लोग पहले तो वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे। n और Sn की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। n जब 1 होगा, देखो बच्चों, n जब 1 होगा तो Sn की वैल्यू क्या होगी? देखो फर्स्ट वाले सेकंड में 1-1/2, तो 1-1/2 कितना हो जाएगा? 1/2। तो 1/2 का मतलब कितना होता है? 0.5। ये सारा मीटर्स में है, ठीक है। और जब 2 होगा तब यहाँ पर देखो बच्चों क्या हो जाएगा? 2-1/2। तो 2-1/2 क्या होता है? 3/2। तो 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा कि नहीं? ये वैल्यू हो जाएगी 1.5। जब 3 होगा तो कितना होगा? 3-1/2, तो ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 2.5। उसी तरीके से 4 पे आ जाएगा 3.5। ये आप सॉल्व करके देख लेना, ये आ जाएगा 4.5, 5.5, 7 पे 6.5, 8 पे 7.5, 9 पे 8.5 और 10 पे 9.5। ये आ गया कि नहीं? अब बच्चों देखो जरा, इसको जब आप प्लॉट करोगे, n वर्सेस Sn, ठीक है, यानी nth सेकंड, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, पांचवा सेकंड, हर एक के बीच में एक एक सेकंड का गैप है। देखो 1 से 2 में एक सेकंड, और यहाँ Sn में देखो तो यहाँ पर भी 0.5 से 1.5 गए तो 1 का डिफरेंस आ रहा है। ये देखो 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो देखो एक चीज़ हमको पता चल रही है कि जैसे जैसे जितने भी इंटरवल हैं उनमें सेम डिस्टेंसेस ट्रेवल हो रही है कि नहीं हो रही? 0.5 पहले चला, फिर 1.5 चला, तो जो इंक्रीमेंट आया 1 का आया। तो अगर आप इसको प्लॉट करना स्टार्ट करोगे, तो मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, फिर भी आपको पता चल जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। 1.5, 2 पे है आपका 2.5, ठीक है। ये जब बच्चों प्लॉट करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, क्यों? क्योंकि जितनी ये वैल्यू है, ये 1, इसके करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू है ये सेम है, हर एक इंटरवल में ये सेम आ रही। तो Sn वर्सेस n जो होगा, Sn वर्सेस n, ये क्या होगा? इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या है? एक स्ट्रेट लाइन होगी Sn वर्सेस n। अब बच्चों यहाँ ये मत कंफ्यूज होना जाना कि ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम है, वो तो पैराबोला होगा। ये टाइम नहीं है, ये पर्टिकुलर सेकंड है, पर्टिकुलर सेकंड की उतने सेकंड में कितनी दूरी चलेगी। और एक चीज़ बच्चों ध्यान रखो, जैसे कि y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू हम कह दें x, x, x। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू जब हमने रखी 0.5 तो y आ गया, x की वैल्यू कुछ रख लो, यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखें तो ये 1/2x, 1/2x मान लो। तो ये जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 0.5 आएगा, 2 रखेंगे तो 1 आएगा। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि x की वैल्यू जैसे जैसे वेरी करेगी y की वैल्यू उसी हिसाब से वेरी करेगी लीनियरली। यहाँ पर मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जब आपने ये लाइन ड्रॉ करी है तो इसके हर एक इंटरवल पर, हर एक इंटरवल पर, हर एक इंक्रीमेंट पे ये जो वर्टिकल दूरी आ रही ये कांस्टेंट आ रही, तो इसको जब आप प्लॉट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बच्चों हमें इस वाले क्वेश्चन में जब ये क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू एक्सपेक्ट दिस प्लॉट टू बी एक्सेलरेटेड विद अ स्ट्रेट लाइन और अ पैराबोला, तो आंसर आपका होना चाहिए एक स्ट्रेट लाइन। ये देखो यहाँ पर दिख भी रहा है क्योंकि इक्वल इंटरवल बढ़ रहे हैं ना, इक्वल टाइम ड्यूरेशन में, तो एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। ठीक है, ये देख लो, ये सही से ड्रॉ करना है। यहाँ पर ये मैंने पूरा प्लॉट करके कि 1 पे ये 0.5 है, ये ऐसे करके, फिर 2 पर ये 1.5 है तो ये थोड़ा इंक्लाइंड ज़्यादा हो गई है, ये होगा 1.5। मैं यहाँ पर सही से ड्रॉ कर देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे सर ये क्या है बना दिया है क्या। बच्चों बहुत चीज़ें मैं सोचता हूँ आपको कि कैसे आसानी से समझा दूँ, ठीक है। इस चक्कर में कभी कभी इतना बता देता हूँ कि आपको लगता होगा ये ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा वादा कुछ नहीं है। देखो n इज इक्वल टू 1 पे कितनी है वैल्यू, ये है 0.5। 2 पे वैल्यू कितनी है, 2 पे वैल्यू है 1.5। 3 पे वैल्यू कितनी आएगी, 3 पे वैल्यू आएगी 2.5। ये जो दूरियां मैं दिखा रहा हूँ ये बढ़ते हुए बढ़ नहीं रही है, घटते हुए, ये बेसिकली सेम है। ये देखो 1, ये भी डिफरेंस 1 का, 3.5 में भी 1 का डिफरेंस आएगा और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी वैल्यू सेम है। जब इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। देख लो इसको एक बार, इससे आपको ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान में आ गया, इसलिए क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, देखो बच्चों इतने न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये क्वेश्चन जो है ये तो बहुत आसान है, इसको अभी 2 मिनट में आप लगा लोगे। उससे पहले एक बात आपसे करनी थी। बात क्या करनी थी, पहले इसको पढ़ो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हाँ, तो देखो ये जो क्वेश्चन है, इससे पहले बात ये करनी थी कि जब आप एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो तो जो एनसीईआरटी आप कोशिश करना कि आपको थोड़ी पुरानी एनसीईआरटी मिले। पुरानी एनसीईआरटी मतलब इन द सेंस कि अगर आपको पिछले 3-4 सालों से पहले की एनसीईआरटी मिलती, बहुत पुरानी नहीं कि मैं कह दूँ सन 1900 की एनसीईआरटी उठा के पढ़ लूँ, क्या उस समय थी भी नहीं, मतलब है कि 3-4 साल पुरानी एनसीईआरटी हो। उसमें है क्या, थोड़ा न्यूमेरिकल ज़्यादा है क्योंकि कुछ अभी ये कोविड के बाद से सिलेबस कम करा जा रहा है एनसीईआरटीज़ में, ताकि आपका लोड कम करा जाए। तो लोड अभी आप बढ़ा लो थोड़ा, आप पुराना पढ़ो, क्योंकि देखो किताबों में सिलेबस हट गया लेकिन रियल लाइफ में फिजिक्स उतनी ही है, वो कम नहीं और रोज़ बढ़ ही रही है। आप उन किताबों के क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर नहीं मिल रही हैं तब तो जो है वही अच्छा है, वैसे मिल जाती हैं। आप गूगल पे डाल के सर्च करना कि एनसीईआरटी फॉर क्लास 11th फिजिक्स ऑफ ईयर 2018 ऐसे करके, वो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। चलो बहुत बात हो गई। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ स्टेशनरी लिफ्ट ओपन फ्रॉम अबव। एक लिफ्ट है, पता नहीं कैसी लिफ्ट है, ये ऊपर से खुली हुई है ये, ठीक है। इसमें एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, मान लो आप ही खड़े हुए। ये क्या करता है, एक बॉल फेंकता है, थ्रोज अ बॉल अपवर्ड्स विथ अ मिनिमम इनिशियल स्पीड ही कैन इक्वल टू यू। इनिशियल स्पीड दे रखी है 49 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ms-1 यानी मीटर पर सेकेंड। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू इट हैंड्स। मतलब बॉल ऐसे है, बॉल उछालता है, उछल के ऊपर जाती है और फिर इसके हाथ पे फिर से आ जाती है। तो जितना जाने में टाइम लगेगा उतना आने में टाइम लगेगा। अगर जाने का टाइम कैलकुलेट कर लें तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, टोटल टाइम पता चल जाएगा।
फिर क्या कह रहा है दूसरा पार्ट, इफ द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अप विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड द बॉय अगेन थ्रोज द बॉल अप विद द मैक्सिमम स्पीड ही कैन, हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू हिज हैंड्स। बच्चा पहले एक वाला खेल, ये वाला केस देख लो, लिफ्ट इज स्टेशनरी, लिफ्ट अभी रुकी हुई है। तो लिफ्ट रुकी हुई है तब तो कोई मतलब नहीं हो, लिफ्ट पे खड़ा हो, कहीं भी खड़ा हो, वो जब बॉल को फेंकेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ। वो बॉल पहले रुकेगी जाके, फिर उसके बाद स्टार्ट होगी चलना। तो फॉर बॉल मूविंग अपवर्ड्स अब टाइम निकालना है तो v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है u। अब मोशन जो है ग्रेविटी देखो g लग रहा है नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि जब ना दे रखा हो तो 9.8 ले लेना, 9.8 ले लिया मीटर पर सेकेंड इसका। और मैंने बताया था अपवर्ड मोशन के लिए क्या हो जाएगा, u माइनस जी इंटू टी। फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी हो गई आपकी 49 माइनस जी आपका हो गया 9.8 इंटू टी। इसको सॉल्व करो बच्चों तो टी क्या हो जाएगा, 49 डिवाइडेड बाई 9.8। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ये 0, तो ये 49, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 5 सेकेंड। लेकिन 5 सेकेंड तो बॉल को ऊपर जाने में लगेगा। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम ताकि वो बॉल ऊपर जाके फिर हाथ में आ जाए 2 इंटू टी यानी कि 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड में बॉल ऊपर जाकर उसके हाथ में फिर से आ जाएगी। बात समझ गया, इसको देख लो। ये पार्ट तो आसान है, कंफ्यूजन होगा दूसरे पार्ट में, और वो भी कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आपको कॉन्सेप्ट आते होंगे। देख लिया। अब मैं दूसरा पार्ट बताता हूं। दूसरा पार्ट क्या है, लिफ्ट इज मूविंग। लिफ्ट इज मूविंग। बच्चों ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। लिफ्ट मूव तो कर रही है, लेकिन क्या है, लिफ्ट की वेलोसिटी क्या है, लिफ्ट वेलोसिटी वो है कांस्टेंट। लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है और है कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड। एक चीज़ आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैंने बताई थी, जब हम लोग शुरुआत में पहला दूसरा लेक्चर पढ़ रहे थे, कि कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मान लो मैं इसी बंदे के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल तब होगा जब या तो ये लिफ्ट रुकी हुई रहती तो ये बंदा रुका हुआ है, या ये स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव कर रहा होता। तो सिंस लिफ्ट इज नॉट एक्सिलरेटेड यानी कि कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, बात समझो। लिफ्ट बस ये कह रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, तो देयर इज नो एक्सेलरेशन। लिफ्ट इज नॉट एक्सिलरेटिंग। सिंस लिफ्ट इज नॉट एक्सिलरेटिंग, देयर विल बी नो इफेक्ट, ऑन टाइम। तो यहाँ पर जो टाइम अभी टोटल लग रहा था बॉल को हाथ में आने में उसके बंदे के, वो अभी भी 10 सेकेंड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। बात समझ गया कि नहीं, क्योंकि कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही तो बंदा भी तो साथ में उसी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो क्या मतलब हुआ उसमें, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 10 सेकेंड। अरे भाई देखो, बंदे के हाथ में बॉल है, अब जिस वक्त ये फेंक रहा है तो उसमें एक जो इनिशियल वेलोसिटी बॉल की है वो लिफ्ट की वेलोसिटी है, लेकिन हम देख बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से रहे तो वो भी तो मूव उतनी ही तेजी से कर रहा है जितनी तेजी से लिफ्ट कर रही, जितनी तेजी से बॉल कर रही है। तो पूरा सिस्टम ही जब उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसको रेस्ट पे लाने के लिए जब अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी दोगे, रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, तो सब कुछ रेस्ट में आ जाएगा कि नहीं। लिफ्ट भी आ जाएगी, बंदा भी आ जाएगा रेस्ट में, और बॉल भी रेस्ट में हो जाएगी, क्योंकि बॉल हाथ में है तो उसकी भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड होगी जब तक बंदे के हाथ में। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो कोई इफेक्ट ओवरऑल नहीं पड़ेगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए।
ये बच्चों क्या कहानी है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसमें है कुछ नहीं। एक ये देखो, ये सिस्टम बना हुआ, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ा करो, उसके बाद जो है अपना दिमाग दौड़ाना स्टार्ट करा करो। बच्चे क्या करते हैं हम लोग देखें कि क्वेश्चन आधा ही पढ़ते हैं और वो सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। ऑन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मूविंग बेल्ट, एयरपोर्ट पे अगर आप गए हो तो देखा होगा आपने, बेल्ट्स होती हैं हॉरिजॉन्टल बेल्ट, उन पे इंसान चल सकते हैं क्योंकि बहुत लंबी लंबी दूरी तय करनी होती है तो वहाँ पे बेल्ट दे दी जाती है कन्वीनियंस के लिए। नहीं गए हो तो चले जाओगे, इसमें कौन सी बड़ी बात। ऑन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टली मूविंग बेल्ट अ चाइल्ड रन्स टू एंड फ्रो विथ अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू द बेल्ट। यानी इस बेल्ट पे एक बंदा है, ये चाइल्ड है, मान लो तुम ही हो, ये 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे पीछे जा रहा है, मतलब लेकिन ये 9 किलोमीटर पर आवर किसके रिस्पेक्ट में है, इस बेल्ट के रिस्पेक्ट में। और तुम यहाँ बाहर खड़े हो, ऑब्जर्वर, यानी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है, इसका कोई लेना देना नहीं इस बेल्ट से, ठीक है। और वो टू एंड फ्रो किसके किसके बीच में कर रहा है, अपने फादर और मदर के बीच में। पापा उसके पीछे खड़े और मम्मी खड़ी, वो आगे पीछे कर रहा है, ठीक है। कितनी स्पीड से, 9 किलोमीटर पर आवर। बिटवीन हिज फादर एंड मदर लोकेटेड 50 मीटर अपार्ट ऑन द मूविंग बेल्ट। इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, फादर और मदर के बीच की दूरी 50 मीटर, 50 मीटर, ठीक है। द बेल्ट मूव्स विथ अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। बेल्ट की स्पीड भी दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर। फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन अ स्टेशनरी प्लेटफॉर्म, मतलब तुम जब, जो बंदा बाहर खड़ा हुआ है स्टेशनरी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बेल्ट। यानी कि चाइल्ड जब बेल्ट जिस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो बेल्ट जब फादर से मदर की तरफ जा रही है, फादर भी इसी पर है, बेल्ट और मदर भी इसी पर है, चाइल्ड फादर से मदर की तरफ जा रहा है, अपने पापा से दूर जा रहा है और माँ के पास जा रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं। और कितनी स्पीड से जा रहा है, 9 किलोमीटर पर आवर बेल्ट के रिस्पेक्ट में। लेकिन हमें पूछा गया है कि ऑब्जर्वर को कितनी स्पीड से जाता हुआ दिखेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, रिलेटिव वेलोसिटी का है। क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट। इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं VCB, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट। ये कितनी दे रखी है, 9 किलोमीटर पर आवर। और ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, इस डायरेक्शन को निगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। और क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट दे रखी, वो कितनी दे रखी है वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट को VB से। वेलोसिटी ऑफ बेल्ट का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर। स्टेशनरी ऑब्जर्वर को बेल्ट 4 किलोमीटर पर आवर से जाती हुई दिखेगी क्योंकि ये ग्राउंड से देख रहा है। तो जब भी एब्सोल्यूट वेलोसिटी की बात हो, ये मैं बार बार कह चुका हूं, तो इसको VBG लिखो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या खाली VB लिखा रहने दो। ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। और ये भी पॉजिटिव होगी क्योंकि ये भी इस डायरेक्शन में। ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी, क्योंकि चाइल्ड कभी उधर जा रहा है कभी इधर आ रहा है, तो ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। पहले वाले पार्ट में कह रहे हैं कि चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो क्या होगी वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट दे रखी है, कितनी दे रखी है, 9 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड निकालनी है। चाइल्ड की वेलोसिटी का मतलब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, उसकी जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी यानी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस, अब क्योंकि सेम डायरेक्शन में सारे मोशन हो रहे हैं तो ये 4 वाला भी बेल्ट की वेलोसिटी तो इसी डायरेक्शन में हमेशा रहेगी, बस चाइल्ड इधर उधर हो रहा है। लेकिन पहले वाले केस में उधर ही जा रहा है, तो ये प्लस का 9, ये प्लस का 4, बीच में माइनस का साइन, तो VC क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड 9 + 4 इज इक्वल टू 13 किलोमीटर पर आवर। ये एक आंसर आ गया आपका। मतलब जो ऑब्जर्वर है, जो आप जहां से देख रहे हो, ये बंदा जो है ये 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता हुआ नहीं दिखेगा, ये 13 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इसमें ये 4 वाली स्पीड जो बेल्ट है वो भी जुड़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जुड़ जानी चाहिए, क्योंकि ये बेल्ट भी तो उसको आगे बढ़ने में मदद कर रही है। तो 9 4 कितना हो गया, 13। वही हमने यहाँ पर फिजिक्स की मदद से सॉल्व कर लिया। ऐसे कोई
एक कॉमन आदमी भी या लेमैन भी जिसको नहीं भी फिजिक्स आती हो रिलेटिवली, वो भी देख के बता देगा कि हाँ भैया वो इसी डायरेक्शन में जा भी रहा है, बेल्ट भी मूव कर रही, तो दोनों की वेलोसिटी जुड़ जाएगी, तो 9 4 13 हो जाएगा। इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। दूसरे में क्या कह रहा है, पार्ट बी में, स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बेल्ट, यानी कि अब बंदा क्या कर रहा है, दूसरे वाले पार्ट में वो इधर से इधर जा रहा है, मदर से फादर की तरफ जा रहा है, तो बाकी सब सेम रहेगा, बस ये जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट है वो माइनस का 9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। पहले आप इसको देख लो, फिर मैं उसको सॉल्व करता हूँ। क्या कह रहा है, दूसरे वाले में वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट अब हो जाएगी माइनस का 9 किलोमीटर पर आवर, हो जाएगी कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ क्या निकालते हैं, चाइल्ड, तो वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, vc माइनस vb। अब बेल्ट तो हमेशा सेम डायरेक्शन में चल रही, बस ये -9 हो गया है, तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट कितना है 4, तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड क्या हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 4, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चा क्या होगा, बच्चा स्टेशनरी ऑब्जर्वर को जाता हुआ दिखेगा जरूर इस डायरेक्शन में, लेकिन अब 9 की स्पीड से नहीं दिखेगा, उसमें बेल्ट की स्पीड माइनस हो जाएगी, क्योंकि बेल्ट इधर जा रही है, बच्चा इधर जा रहा है, तो 9 माइनस 4 कितना हो गया 5, और ये नेगेटिव डायरेक्शन दिखा रहा है कि वो किधर जाता हुआ दिखेगा, इधर जाता हुआ, और वो जा भी उधर रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि एक चीज और दिमाग लगाओ बच्चों, कि अगर बच्चा इस 4 किलोमीटर पर आवर यानी बेल्ट की स्पीड से धीरे मूव कर रहा होता, तब क्या कंडीशन होती, ये भी देख के इमेजिनरी कुछ इमेजिन करके देखते हैं कि मान लो ये 9 किलोमीटर पर आवर ना होती, बच्चे की स्पीड बेल्ट के रिस्पेक्ट में मान लो 1 किलोमीटर पर आवर होती, तो जब तक वो सेम डायरेक्शन में जा रहा था तब तक तो आगे बढ़ता हुआ दिखता आपको कि हाँ भैया वो जा रहा है आगे, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, क्योंकि 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। लेकिन जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता, तो क्योंकि बेल्ट की स्पीड है ज़्यादा, उसकी स्पीड है कम, बेल्ट से भी कम है, तो 4 - 1 3, लेकिन वो +3 आता और वो जाता हुआ अब भी इधर की तरफ ही दिखता, मतलब वो आपको इधर तो जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में उस देखोगे तो वो इधर जा रहा है। देखो बच्चों, ये बच्चा इधर मूव कर रहा है, लेकिन ये पूरा सिस्टम उधर मूव कर रहा है। आप अगर सिर्फ बच्चे को ध्यान में रखोगे तो आपको यही दिखेगा कि बच्चा तो इधर पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन जब ओवरऑल सिस्टम देखोगे बेल्ट के साथ, तब देखोगे कि अरे बच्चा तो उधर जा रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं। यही बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी अगर ना समझो ना तो बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ हो जाती है, लेकिन क्योंकि आप प्लस माइनस सब साइन ध्यान में रख रहे हो तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं करेगी। ये है वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड, यह आंसर है आपका। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है ये भी देख लो। टाइम टेकन बाय चाइल्ड इन ए एंड बी, मतलब बच्चे को टाइम कितना लगेगा जब वो पापा से मम्मी की तरफ जाएगा या मम्मी से पापा की तरफ जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको। आप ये समझने मत लगना कि पापा से मम्मी की तरफ या इन द डायरेक्शन ऑफ बेल्ट जाएगा तो टाइम उसको जो है कम लगेगा, और जब अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। बच्चों यही तो खेल है। सिंस, मैं जो लिख रहा हूँ उस पर ध्यान देना, सिंस फादर मदर एंड बेल्ट are moving at the same speed, moving at the same speed। भैया देखो फादर और मदर तो एक ही जगह पे खड़े हुए हैं, बेल्ट मूव कर रही है, तो फादर और मदर की जो वेलोसिटी है वो 4 किलोमीटर पर आ रही है, तो बच्चा 9 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है फादर के रिस्पेक्ट में, लेकिन फादर वहीं का वहीं खड़ा है, बेल्ट क्योंकि बेल्ट पर वो चल नहीं रहा है, वो वहीं पर है, और मदर जहां खड़ी थी वो मदर वहीं पर खड़ी हुई है, वो भी मूव नहीं कर रहे हैं। तो बच्चा फादर जिस जगह से जा रहा है जहां पर पहुंच रहा है उनके बीच की दूरी है 50 मीटर, और स्पीड कितनी लोगे, स्पीड वही लोगे वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट। क्योंकि भाई मैं कौन सा टाइम चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि यहां से यहां जाए। स्टेशनरी ऑब्जर्वर से मतलब अभी मत रखो, हमको तो बस इतनी दूरी में पता करना है कि टाइम कितना लगेगा। तो वो दूरी में पता करने के लिए टाइम कितना लगेगा, हमें वो स्पीड चाहिए जो इस बेल्ट पर है, विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट है। बात समझे कि नहीं। क्योंकि भैया फादर जो है वो बेल्ट के रिस्पेक्ट में बेल्ट के साथ ही साथ आगे मूव कर रहा है, और मदर भी आगे आगे मूव कर रही है। इसलिए बच्चों यहाँ पर जब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाओगे
तो क्या करोगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कौन सी, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट। तो डिस्टेंस कितनी है 50 मीटर और स्पीड कितनी है, स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आप एक काम कर सकते हो, किलोमीटर पर आवर को क्या कर सकते हो, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या होगा 5/18, यही तो कर सकते हो। ये 18 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 18 अपॉन 9 इंटू 5, तो 9 2 और ये हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 20 सेकेंड्स। उसको 20 सेकंड का टाइम लगेगा, 20 सेकंड का टाइम लगेगा अपने फादर से मदर की तरफ जाने में। ये देखो, अरे ये देख लो, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू फादर 9 किलोमीटर पर आवर है। क्योंकि ऊपर वाली जो डिस्टेंस है वो मीटर में है, इसलिए मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। सारी यूनिट एक जैसी होनी चाहिए वरना आंसर गलत हो जाएंगे। मीटर पर सेकेंड, इसको सॉल्व करके यहाँ पर लिख दिया, ये वैल्यू सॉल्व कर लो तो 20 सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको देख लो एक बार। फिर इसके बाद एक न्यूमेरिकल और लगवाता हूँ। ये 20 सेकेंड आंसर आ गया है। अब 20 सेकेंड आंसर आया है। एक चीज और ध्यान रखो, सी वाले में ही एक चीज कंटिन्यू करता हूं, 20 सेकेंड इन ईदर डायरेक्शन, चाहे वो फादर से मदर की तरफ जाए और चाहे मदर से फादर की तरफ। बच्चों फिर से मैं कह रहा हूं, ये कंफ्यूज मत होना। क्यों कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बच्चों फादर से मदर की तरफ जा रहा है तब भी फादर बेल्ट पे मूव कर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और मदर भी उतने ही टाइम से। तो टाइम तो एक स्केलर क्वांटिटी, वो उधर जाए या इधर है उससे मतलब नहीं है हमको, बस इससे मतलब है कितनी दूरी जा रहा है और कितनी स्पीड से जा रहा है। बेल्ट के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड हमेशा 9 किलोमीटर पर आवर है, इसलिए आंसर दोनों ही डायरेक्शन में सेम होगा। इसमें एक चीज रह गई है, क्या रह गई है वो भी देख लेते हैं। क्या रहा है, विच ऑफ द आंसर्स एल्टर इफ मोशन इज व्यूड बाई वन ऑफ द पेरेंट्स। अब कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन चेंज हो जाएगा अगर कोई एक आदमी, चाहे पेरेंट्स में फादर या मदर में से मोशन को ऑब्जर्व करने लगे, यानी स्टेशनरी ऑब्जर्वर अब ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, अब फादर या मदर कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी, जो टाइम टेकन है उसको छोड़ के सब चेंज हो जाएगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, ये फादर के लिए इसकी वेलोसिटी 9 थी और हमने स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए निकाली 13, मदर के लिए भी 9 थी और हमने निकाल के धरी है 5। तो फादर और मदर जब ऑब्जर्व करेंगे मोशन को तो उनके लिए ये वाले दोनों ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, लेकिन सी वाला सेम रहेगा, क्योंकि फादर और मदर के लिए स्पीड कितनी है 9 है और हमने निकाल के रखी है 13 और 5। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये भी एक चीज मैं लिख देता हूं यहां पर, ओनली ऑप्शन सी विल रिमेन अनएल्टर्ड। वो चेंज नहीं होगा, बाकी दोनों चेंज हो जाएंगे, क्योंकि टाइम उतना ही लगेगा चाहे कहीं से देखो। बस क्या चेंज होगा जो वेलोसिटी दिख रही है, क्योंकि अभी बाहर वाले को दिख रही है कि इधर 13 से जा रहा है और इधर 5 से जा रहा है, लेकिन फादर को क्या दिख रहा है 9 से जा रहा है, मदर को भी 9 से जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा था। अच्छे तो बच्चों सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन वही है, आप देखो मैं इतनी मेहनत बच्चों इस चैप्टर में इसलिए कर रहा हूँ, इतने न्यूमेरिकल इसलिए लगवा रहा हूँ ताकि आप जब सॉल्व करो अपने आप तो आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जिस भी आप किताब से सॉल्व करो। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एनसीईआरटी से या जिस भी बुक से, बस एक ही बुक पकड़ना बच्चों। सारी ये मत सोचना कि मैं 20 किताबों से सॉल्व कर लूँगा तो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। आप एक बुक से सॉल्व करो, बस क्या है कि थोड़ा दिमाग सही लगाओ, हर एक क्वेश्चन को समझो ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और कुछ इससे ज़्यादा नहीं ज़रूरत है। देखो बच्चों कितनी आगे क्वेश्चन 17। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पहले इसको पढ़ो एक बार पढ़ो इसको। ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए भी है क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है हम लोगों को। कहोगे सर दिमाग तो बाकी सारे क्वेश्चंस में भी लगा रहे हैं, इसमें ऐसा क्या खास है। इसमें खास बच्चों ये है क्योंकि इसमें ग्राफ भी यूज हो रहा है और प्लस आपकी मैथमेटिक्स भी यूज हो रही है, फिजिक्स भी यूज हो रही है। क्या कह रहा है कि 2 stones आर थ्रोन अप साइमल्टेनियसली फ्रॉम द एज ऑफ अ क्लिफ
200 मीटर हाई। क्या कह रहे हैं भैया कि एक क्लिफ है, ठीक है, एक पहाड़ी टाइप की है छोटी सी, जिसकी हाइट है 200 मीटर, ठीक, 200 मीटर। मैं इसको ग्राउंड को मान लेता हूँ ओरिजिन मान लेता हूँ, ठीक है, ये ग्राउंड आपका ओरिजिन है। इसकी क्लिफ से दो पत्थर फेंके गए हैं, एक की स्पीड कितनी है, एक की स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे की स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक की स्पीड भाई 15 मीटर पर सेकेंड और दूसरे की 30 मीटर पर सेकेंड। वेरीफाई दैट द ग्राफ शोन इन फिगर, ये जो ग्राफ दिखाया जा रहा है, करेक्टली रिप्रेजेंट्स द टाइम वेरिएशन ऑफ द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सेकेंड स्टोन with respect to the first, neglect air resistance and assume that the stones do not rebound after hitting the ground। यानी कि जब वो यहाँ टकराते हैं स्टोन तो वो बस आके रुक जाता है, ऐसा नहीं होता है टकरा के फिर से उछल रहे हैं। अब कह क्या रहा है कि मान लो फर्स्ट स्टोन जो है, यानी कि फर्स्ट स्टोन, उसकी पोजीशन को हम लोग x1 से डिनोट कर दें, x1 मीटर्स में, यानी कि ये जो पोजीशन चेंज हो रही है भाई, जब फेंका जाएगा तो हाइट पहले बढ़ेगी, फिर वो घटना स्टार्ट होगी और फिर ग्राउंड पे आ जाएगा, उसको x1 से, और सेकंड स्टोन को हम किस से रिप्रेजेंट कर दें, x2 से। तो कह रहा है कि ये जो इन दोनों के बीच की पोजीशन है, क्योंकि एक ही टाइम पे फेंका गया है अलग अलग वेलोसिटी से, तो इन दोनों की पोजीशन के बीच में डिफरेंस होगा, एक नीचे होगा जो 15 मीटर पर सेकेंड से फेंका, और एक उससे थोड़ा ऊपर होगा पर्टिकुलर टाइम में। तो ये जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो कैसे चेंज करेगी टाइम के हिसाब से, वो दे रखा है। अब आपको ये वेरीफाई करना है कि ये प्लॉट हमारा सही है। तो एक चीज़ बच्चों ध्यान देते हैं, इस प्लॉट से एक चीज़ समझ में आ रही है कि जब तक टाइम 8 सेकेंड है, ये देखो 8 सेकेंड, तब तक आपका जो ग्राफ है x2 माइनस x1 का, वो एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन। उसके बाद आपका एक कर्व बन गया है 8 से 10 सेकंड तक, जो कि एक पैराबोला है। क्या है? पैराबोला, पैराबोलिक कर्व है। अब आपको ये प्रूफ करना है, जी की वैल्यू दे रखी है, मतलब आंसर ऑलरेडी दे रखा है, आपको बस ये प्रूफ करना है कि ये सही है कि नहीं। और यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पे x2 माइनस x1 कितना दे रखा है, 120 मीटर। ये देखो 120 मीटर। तो चलो बच्चों प्रूफ करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा कैसे है वो समझ में आएगा भी। देखो, अगर हम फॉर स्टोन वन पहले वाले स्टोन को कंसीडर करें, सिर्फ पहले वाले स्टोन को, तो एक चीज बच्चों ध्यान से समझो, अगर इसकी पोजीशन पे हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x0 प्लस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। यही तो कह दो कि सर ये तो ठीक है, लेकिन इसमें वैल्यू क्या है, x0 है बच्चों इसकी ओरिजिनल पोजीशन जहां से फेंका गया है, इनिशियल पोजीशन ये x0 है, प्लस का 200 मीटर। ये सारी वैल्यूज हम पॉजिटिव ले लेते हैं ऊपर की तरफ। तो g की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है कि नीचे की तरफ है, तो g कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा कि नहीं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले रहे हो तो जी तो हमेशा नीचे जाएगा, तो वो माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, सारी वैल्यू रख दो। x0 है आपका प्लस का 200 मीटर, इनिशियल पोजीशन जो है, क्योंकि ग्राउंड को हम रेफरेंस मान रहे हैं, तो इनिशियल पोजीशन है 200 और फाइनल जब वो हिट करेगा तो 0 होगी। उस पर हम बाद में जाएंगे, पहले यहाँ पर देखो u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 मीटर पर सेकेंड, वो भी पॉजिटिव क्योंकि ऊपर की तरफ फेंका गया है। ठीक है, टाइम हमको पता नहीं, g की वैल्यू है माइनस का 10। ये सारी वैल्यू उसमें रख दो, तो x1 हो जाएगी 200 प्लस का 15t माइनस का 1/2 इंटू जी हो जाएगा 10t स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 200 प्लस 15t माइनस 5t स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। ये आ गई x1, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब ये जब ग्राउंड को हिट करेगा, लाइन कहाँ गई, आई नहीं लाइन, हाँ, व्हेन
हिट्स द ग्राउंड, जब ग्राउंड को हिट करेगा तब बच्चों फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी, फाइनल पोजीशन, यानी x1 आपकी फाइनल पोजीशन है, यही तो x1 फाइनल पोजीशन है, 1 यानी स्टोन 1 की फाइनल पोजीशन और x0 इनिशियल पोजीशन है, तो फाइनल पोजीशन x1 हो जाएगी 0। और आपको यहां से अगर आप 0 रख दो तो 0 इज इक्वल टू 200 प्लस 15t माइनस 5t स्क्वायर। इस इक्वेशन को बच्चों उधर पूरा ले जाओ इस पोर्शन को, तो ये क्या हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस का 15t माइनस का 200 इज इक्वल टू 0। इसको बच्चों सॉल्व करो तो ये 5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ये कितना हो जाएगा 5 4 20, यही तो आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा, क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 8 5 40 होता है ना, तो यहाँ पर करते हैं इसको सॉल्व, टी स्क्वायर माइनस इसको लिख लेते हैं 8t प्लस का 5t, ये लिख सकते हैं कि नहीं। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बता रहा हूँ, ये सिखा भी चुका हूँ क्योंकि छोटे क्लासेस में भी सीखा होगा, फिर से देख लो। इस -3t को मैंने माइनस का 8t प्लस का 5t लिख लिया, इसमें से t कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा t माइनस 8, और इसमें से 5 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा t माइनस 8। यहाँ पर भी इन दोनों में t माइनस 8 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा t माइनस 8 और ये हो जाएगा t प्लस 5। जब t माइनस 8 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो t आ जाएगा 8 सेकेंड, यानी 8 सेकेंड बाद स्टोन विल हिट द ग्राउंड, स्टोन विल हिट द ग्राउंड। कौन सा स्टोन, स्टोन 1। t प्लस 5 को 0 रखोगे तो t आ जाएगा माइनस का 5। ये वाला आंसर हम ले लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। इसको देखो एक बार, फिर मैं आप एक लाइन लिखता हूँ यहाँ पर, क्या लिखता हूँ यहाँ पर, लिखता ये हूँ आफ्टर t इज इक्वल टू 8 सेकेंड स्टोन 1 विल हिट द ग्राउंड, ठीक है, हिट करेगा, बिल्कुल सही बात। अब क्या करो, जितना आपने प्रोसीजर करा है आप वो सारा कुछ फॉर स्टोन 2 करो, फॉर स्टोन 2। अब स्टोन 2 में अंतर कुछ नहीं है, अंतर बस इतना है कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपकी 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड, बाकी सब कुछ वही है, उतनी ही ऊंचाई से फेंका गया है और वही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। बस क्या है कि x1 की जगह x2 लिख दो इज इक्वल टू x0 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो x2 इज इक्वल टू x0 200 प्लस 30t माइनस का हाफ इंटू 10t स्क्वायर। तो x2 कितना आ जाएगा बच्चों 200 प्लस का 30t माइनस का 5t स्क्वायर, यही तो, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। अब x2 माइनस x1 निकालो जरा, तो x2 माइनस x1 इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, x2 माइनस x1 ये इक्वेशन 1 है, 200 प्लस t के टाइम के टर्म में निकालना है ना, क्योंकि हमको प्लॉट करना है, तो 200 प्लस 15t माइनस 5t स्क्वायर, ये करो। तो पहले x2 की वैल्यू रख दें, 200 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर माइनस का 200 प्लस 15t माइनस का 5t स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो 200 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 5t ये माइनस माइनस प्लस 5t स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, 30t माइनस 15t। तो यहाँ पर बच्चों देखो x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 इंटू टी। आया कि नहीं आया। अब यहाँ से ये दिखने को मिल रहा है कि x2 माइनस x1 इज आ स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि टाइम की पावर देखो क्या है 1 है, और इधर ये जो x2 माइनस x1 यानी y इज इक्वल टू mx टाइप की लाइन लिखी हुई है, तो ये x2 माइनस x1 क्या होगा स्ट्रेट लाइन। लेकिन एक यहाँ पर कहानी और है कि भैया जो स्टोन है आपका पहला वाला स्टोन, वो तो 8 सेकंड के बाद क्या हुआ जा रहा है, वो ग्राउंड पे आया जा रहा है, वो तो रुका जा रहा है। तो x2 माइनस x1 एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड जरा निकालो, तो x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा 15 इंटू 8,
तो ये हो जाएगा 120 मीटर। ये देखो यही तो है ग्राफ, यानी कि यहाँ तक सही है, 120 मीटर तक सही है। अब ग्राफ एकदम से पैराबोला कैसे बन गया और वो नीचे की तरफ क्यों आ रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब ऊपर फेंकोगे तो पहले पोजीशन उन दोनों में बढ़ेगी 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 स्ट्रेट लाइन से, फिर क्या होगा, ये वाला जब रुक जाएगा, ये वाला तो पहले ही रुक जाएगा, ये वाला थोड़ी देर बाद रुकेगा, तो उनके बीच की पोजीशन कम होने लगेगी, डिस्टेंस कम होने लगी। और वो कम कैसे होगी? वो पैराबोलिकली कम होगी। ये अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि ये कैसे हो रहा है। ये पैराबोलिक 8 सेकेंड तक समझ में आया? जब तक पहला वाला पत्थर टकराया तब तक स्ट्रेट लाइन है, x2 - x1 एक स्ट्रेट लाइन है। ये देख लो एक बार। और पहला वाला पत्थर 8 सेकेंड के बाद, स्टोन जो है 8 सेकेंड के बाद टकरा रहा है। अब आपसे एक तो ये आंसर सही है, स्ट्रेट लाइन अप टू 8 सेकेंड। अब आपसे एक चीज और मैं कहूंगा, सेकेंड स्टोन कितनी देर बाद टकराएगा? फॉर सेकेंड स्टोन कितनी देर बाद ग्राउंड को हिट करेगा? x2 को 0 रख दो तो ये क्या हो जाएगा, 200 प्लस का 30t माइनस का 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये देखो ये वाली जो इक्वेशन थी आपकी, 200 प्लस का 30t माइनस का 5t स्क्वायर, इसको 0 रख दो। इसको जब बच्चों आप लोग सॉल्व करोगे तो टाइम आ जाएगा इसका, टाइम इसको सॉल्व अपने आप कर लेना, इसको सब कुछ उधर लेके जाना, 5t स्क्वायर माइनस का 30t माइनस का 200, इस तरीके से सॉल्व करो इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो टाइम आएगा 10 और -4, तो ये वाला लोगे नहीं तो टाइम आ जाएगा 10 सेकेंड, यानी आफ्टर 10 सेकेंड्स सेकेंड स्टोन will hit the ground 10 सेकंड के बाद हिट करेगा, यानी पहले वाले से 2 सेकंड और टाइम उसको लगेगा। पहला वाला 8वें सेकंड पे हिट करेगा, दूसरा वाला 10th सेकंड पे हिट करेगा। इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, ये मैंने कर लिया था वो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब बच्चों एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली है, आफ्टर 8 सेकंड x1 क्या है, फाइनल पोजीशन स्टोन 1 की क्या हो जाएगी, 0। तो x2 - x1 जब निकालोगे तो x2 तो है आपका कितना है, x2 है आपका 200 प्लस का 30t माइनस का 5t स्क्वायर, माइनस x1 की जगह अब ये इक्वेशन मत रखना क्योंकि x1 तो अब 0 हो गया है ना 8 सेकंड के बाद 0, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 200 प्लस का 30t माइनस का 5t स्क्वायर। बात समझ गए कि नहीं? यहां से ही पता चल रहा है कि ये कर्व कैसा होगा, पैराबोलिक। आफ्टर कितनी देर बाद, 8 सेकेंड बाद। देखो यहाँ पर टी स्क्वायर का टर्म आ रहा है, यानी x2 - x1 जो होगा एक पैराबोलिक कर्व होगा आफ्टर 8 सेकेंड। आफ्टर 8 सेकेंड वो कैसा होगा, पैराबोलिक। ये देखो दिख रहा है, और वो 10 सेकेंड बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, x2 - x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि x2 हिट हो जाएगा, x2 ग्राउंड पे टकरा जाएगा। तो यहाँ पर आप इस पे भी वैल्यू सॉल्व करके देख लो, चाहे उससे वैल्यू सॉल्व करके देख लो, बात सेम है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था बच्चों, मज़ा आ गया होगा। ठीक है, इसको देख लो एक बार, लिख भी लो। देखो इसको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करना। और यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिल रही है, इस कर्व में भी देखो 10 सेकंड पे जो x2 - x1 है वो भी 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों ही पत्थर अब क्या हो गए, ग्राउंड पे आ गए, तो उनके बीच में आप पोजीशन चेंज नहीं होगी ना। एक ये क्वेश्चन बच्चों और बचा है, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है इसलिए मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा बच्चों आपसे। ठीक है, थैंक यू, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।